चलो ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट टॉपिक, एक बार रिकॉल करता हूँ, है ना, ताकि हम लोग कनेक्ट हो जाएं कि क्या डिस्कस किए थे हम लोग। तो लास्ट टॉपिक हम तीन टॉपिक पर काम किए थे। सबसे पहला जो था आपका क्या कि लैटिस बिंदु क्या होता है, अर्थात जालक बिंदु क्या होता है, हमने वो समझा था। दूसरा फिर हम लोग पढ़ रहे थे क्या इकाई कोष क्या होता है ना, वो पढ़ रहे थे। और तीसरा चीज़ फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, है ना। तो लैटिस बिंदु का मतलब है बेटा क्या, कोई भी ठोस है। ठोस क्या है, एक प्रकार के पदार्थ की भौतिक अवस्था है। और अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था है तो उस पदार्थ के भौतिक अवस्था में उसके अवयवी कण के रूप में जो मौलिक कण पाए जाते हैं, या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या तो आयन होंगे। तो हम कहते हैं क्या कि किसी ठोस के त्रिविमीय व्यवस्था में, किसी ठोस के त्रिविमीय व्यवस्था में परमाणु, अणु या आयन को जिस बिंदु से निरूपित कर देते हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, लैटिस बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा फिर हम लोग क्या पढ़ते कि जब हम उस लैटिस बिंदु पर उपस्थित परमाणु, अणु या आयन को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ते हैं तो एक ज्यामिति, एक निश्चित ज्यामिति उत्पन्न होती है ना। और उसी निश्चित ज्यामिति को हम लोग इकाई कोष कहते हैं, है ना। और जब हम उस इकाई कोष को बार बार दोहराते रहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उस त्रिविमीय संरचना की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जिसको जालक बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, जालक बोलते हैं। ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हमने पढ़ा था क्या कि जो ब्रेवियस हैं, है ना, उनके अनुसार जितने भी ठोस उपस्थित हैं हमारे प्रकृति में, उसके क्रिस्टल त्रिविमीय संरचना का अध्ययन किया गया था, जिसमें कुल 14 प्रकार के लैटिस तंत्र विकसित किए गए। और उस 14 प्रकार के लैटिस तंत्र को 7 प्रकार की इकाई में वर्गीकृत किया गया। कितने इकाई में, 7 प्रकार के इकाई में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से सबसे पहला जो इकाई हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो इकाई होगा क्या, घन तंत्र। कौन सा तंत्र, घन तंत्र। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहला इकाई कोष पढ़ेंगे, और वो इकाई कोष क्या कहलाएगा, घन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घन तंत्र कहलाएगा। ठीक है। अब घन तंत्र क्या होता है, घन तंत्र का मापदंड क्या हो सकता है, उसको समझते हुए फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, यानी कि सबसे पहली जो संरचना हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो संरचना क्या कहलाएगा, घन तंत्र कहलाएगा, है ना। तो किसी क्रिस्टल का जो घन तंत्र है वो एक प्रकार की त्रिविमीय संरचना होगी। तो हम कह सकते हैं कि घन का मापदंड क्या होता है, हम कैसे कहेंगे कि हाँ घन है वो, है ना। आपने देखा होगा कि घन और घनाभ की अगर बात कर लेते हैं तो हम ज्यामिति ही तो डिस्कस कर रहे हैं, घन की बात कर लेते हैं या घनाभ की बात कर लेते हैं। तो घन की बात करो तो घन अगर हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो घन की संरचना को अगर मान लीजिए विकसित करते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है ना। और इसकी ज्यामिति को थोड़ा सा समझेंगे। और घनाभ की संरचना डिस्कस करते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है ना। दोनों संरचना में कुछ चीज़ें समान है, कुछ चीज़ें अंतर है। समानता क्या है, पहले वो चीज़ समझिए। समानता क्या है, अगर मैं घन की बात करूं तो घन में कुल किनारे की संख्या, ये जो किनारा है, सबसे पहले तो सभी किनारे एक समान होंगे। घन के सभी किनारे क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर घन के सभी किनारे एक समान होंगे तो 3 प्रकार का इसमें काम हो सकता है, लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, और ऊंचाई हो सकता है ना। तो लंबाई को L लिखते हैं, चौड़ाई को B लिखते हैं, ऊंचाई को H लिखते हैं। ये सब एक समान होगा, जिसको A लिखते हैं। A से हम निरूपित करते हैं किसको, साइड को। साइड का मतलब होता है किनारा, मतलब किसी घन के किनारा को A के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर देखो बेटा, तो इसमें मैं बोलूँ कि अगर ये हमारे ज्यामिति की लंबाई है तो ये ज्यामिति की चौड़ाई होगी, और ये ज्यामिति की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो चौड़ाई को B लिखते हैं, ऊंचाई को H लिखते हैं। तो क्या तीनों एक समान है कि तीनों अलग अलग है, अलग अलग। ये तीनों अलग अलग है, यानी लंबाई बराबर नहीं है चौड़ाई का, ठीक है ना, बराबर नहीं है किसका, ऊंचाई का। तो घन और घनाभ में सबसे पहला जो अंतर है वो क्या दिख पा रहा है, इसके सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होगी, है ना। इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो तीनों क्या होगा, एक समान होगा। जबकि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान नहीं है, असमान है, तीनों अलग अलग। दूसरा चीज़ हम लोग जो देख पा रहे होंगे, अगर घन की बात कर लेते हैं तो मैंने बोला क्या, यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर ये घन की लंबाई है, ये घन की चौड़ाई है, और ये घन की ऊंचाई है, तो पहला एक कोण बन रहा होगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में, इसको अल्फा कहते हैं।
दूसरा एक कोण बन रहा होगा चौड़ाई और ऊंचाई के बीच, उसको बीटा लिखते हैं। और तीसरा कोण बन रहा है लंबाई और ऊंचाई के बीच, उसको गामा कहते हैं। यानी ये जो कोण है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों कोण समकोण है। ये तीनों कोण क्या है? समकोण है। यहाँ पर भी अगर आप बात करो, देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई, दोनों के बीच अल्फा, ठीक है ना। अब ये देखिए चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बीटा। और ये आपका क्या है? ऊंचाई और लंबाई है, ये क्या है? गामा। यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। तो हम कहते हैं क्या, देखो कि आपसे अगर पूछा जाए कि क्या मापदंड है जो दोनों को वर्गीकृत करता है कि हाँ ये घन है ये घनाभ, तो पहला मापदंड जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है कि एक ऐसी ज्यामिति जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों और सभी भुजाएं क्या हो? एक समान हो, वो तंत्र क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। और एक ऐसी ज्यामिति जिसके सभी कोण समकोण हो लेकिन सभी भुजाएं की लंबाई एक समान नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बाकी सभी बातें एक जैसा होगा। क्या एक जैसी बातें हैं वो चीज़ समझिए। मैं बोलूँ कुल किनारे की संख्या इसमें कितनी है? 12। तो क्या इसमें 12 से कम है? नहीं ना, इसमें 12। तो किनारे की संख्या 12 घन में भी, किनारे की संख्या 12 घनाभ में भी, इसमें कोई अंतर नहीं। मैं आपसे पूछूं इसमें कुल शीर्ष की संख्या कितनी है? 8 शीर्ष। हाँ 8। देखो ना बेटा, ये होता है शीर्ष। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। तो घनाभ में भी तो 8 शीर्ष है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो मैंने बोला किनारे की संख्या 12 घन में भी है, किनारे की संख्या 12 घनाभ में भी है, शीर्ष की संख्या 8 घन में भी है और शीर्ष की संख्या 8 घनाभ में भी। तो इस शीर्ष की संख्या के आधार पर या किनारे की संख्या के आधार पर घन और घनाभ में हम कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसलिए उसके मापदंड में हम शीर्ष या घन के किनारे की संख्या को नहीं मापते हैं। सिर्फ 2 चीज़ मापते हैं कि ये तीनों एक समान होना चाहिए और कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग होने चाहिए और कोण 90 डिग्री के बराबर। दूसरा एक कुछ और बातें हैं जो कि दोनों में कॉमन है। मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर मैं बोलूँ इसको A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ऊपर एक तल दिख गया क्या? अच्छा, तो यहाँ पर भी अगर मैं लिख दूँ इसको A, यहाँ पर लिख दूँ B, यहाँ लिख दूँ C, यहाँ पर लिख दूँ D, तो ये भी तो एक तल है ना। तो दोनों में एक तल ऊपर है, एक तल दोनों में नीचे है, तो 2 तल हो गया। एक तल पीछे है और एक तल आगे है, 4 हो गया। और 2 तल बगल में, तो दोनों में कुल मिलाकर के 6 तल हैं। तल को सतह कह सकते हैं और इसी सतह को फलक कहते हैं। हमारे रसायन के भाषा में इसको क्या यूज़ करते हैं? फलक कहते हैं। गाना भी तुमने सुना होगा, फलक तक चल साथ तुम। फलक का मतलब वही होता है ना। ठीक है, तो समझो, देखो यहाँ पे ये फलक है, ये भी फलक है, तो कुल मिला के घन में 6 फलक, घनाभ में भी कितने फलक? 6 फलक। इसलिए आप फलक के आधार पर भी आप घन और घनाभ में कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। तो मुख्य जो मापदंड है वो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान होना चाहिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों एंगल जो है 90 डिग्री के होने चाहिए। और अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों कैसे? 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ये घन का मापदंड है और ये घनाभ का मापदंड है। तो घन तंत्र का मापदंड नोट कर लो बेटा इसको, है ना। और ये घनाभ का मापदंड है। तो आपका, ठीक है ना, जो इकाई सेल है या तो इकाई कोष घन तंत्र भी हो सकता है या कैसा हो सकता है? घनाभ भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले। चलो, वही तो कह रहा हूँ बेटा। चलो ओके, हाँ। तो बेटा हम लोग बात करते क्या? 3 बातें डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने बोला क्या कि घन तंत्र में घन का मापदंड हम लोगों ने पढ़ लिया कि घन का मापदंड क्या है। 2 बातें हमको सीखना है। क्या? कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान होगी और दूसरा क्या है? प्रत्येक भुजा के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? समकोण होगा, है ना। अब हमको समझना है क्या कि इस मापदंड के आधार पर घन के इकाई कोष कितने प्रकार करते हैं। तो घन इकाई कोष के प्रकार, घन इकाई कोष के प्रकार, ठीक है ना। तो देखो बेटा, घन इकाई कोष को सामान्यतः 2 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इसके 2 वर्ग क्या है? तो पहला कहता है कि एक घन जो सबसे प्राचीन होता है उसको हम कहते हैं आद्य घन।
आद्य का मतलब, आद्य एक शब्द है, उसको प्राचीन बोलते हैं, है ना, प्राचीन, एंशिएंट, सबसे पुराना, है ना। अच्छा, दूसरा जो होता है, इसी का दूसरा नाम है क्या है, या, इसको सामान्य घन बोलते हैं, सामान्य घन, इंग्लिश में इसको प्रिमिटिव, हाँ, प्रिमिटिव क्यूब बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल क्यूब बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूब बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है ना, उसको केंद्रित, उसको कहते हैं केंद्रित घन, केंद्रित घन इकाई कोष, ठीक है ना। अच्छा, केंद्रित घन इकाई कोष में दो प्रकार का केंद्र पढ़ना है हमें, एक पढ़ना फलक केंद्रित, फलक केंद्रित इकाई कोष, ठीक है ना, और दूसरा जो हमें डिस्कस करना है बेटा इसमें, ठीक है, उसको कहते हैं पिंड केंद्रित, क्या कहते हैं उसको, पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित इकाई कोष। तो तीन प्रकार हो गया कुल मिला करके। सबसे पहला जो बोलेंगे वो सिंपल क्यूब है, दूसरा फलक केंद्रित को बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये कुल मिलाकर के तीन प्रकार के इकाई के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ जो है सामान्य घन है या सिंपल क्यूब है, ये पहला है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है सामान्य घन। अब समझो बेटा, देखो मैं बोलूँ क्या, बेसिकली ठोस जो है ना, क्या है, परमाणु, अणु या आयन की एक व्यवस्था है। तो मैंने बोला कि कुछ व्यवस्था, मान लीजिए मैं ऐसा बनाऊं कि एक परमाणु या एक अणु के संपर्क में दूसरा परमाणु या दूसरा अणु रख दूं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं एक परमाणु के संपर्क में दूसरा परमाणु रखता हूं, है ना, तो हमको एक टर्म समझना है, एक नंबर समझना है, उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, या इंग्लिश में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, या उसको उपसहसंयोजी संख्या भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, उपसहसंयोजी संख्या। क्या होता है ये जो समझो, आप बीच में बैठे हुए, है ना, आपके आगे भी दो बच्चे और आपके पीछे भी क्या है, तो मैं पूछूं आपके सराउंडिंग में कुल कितने बच्चे हैं, चार है ना। तो कहने का मतलब देखो, ये बच्चा बीच में है ना, यहाँ पर एक बच्चा टच कर रहा है, यहाँ दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा। तो पड़ोस में कितने परमाणु उपस्थित हैं, चार, वही उसका समन्वय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समन्वय संख्या। तो मैंने बोला इस चारों परमाणु को हम त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ते हैं, यानी एक परमाणु के केंद्र को दूसरे परमाणु के केंद्र से जोड़े, फिर दूसरे परमाणु के केंद्र को तीसरे परमाणु के केंद्र से जोड़े, फिर तीसरे परमाणु के केंद्र को चौथे परमाणु के केंद्र से जोड़े, और फिर चौथे परमाणु के केंद्र को पहले परमाणु के केंद्र से जोड़े। तो ऐसा एक सतह मिला, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ देखते हैं क्या, यहाँ पे देखो, ये पहला है, इसको केंद्र मान लिए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों टच में है ना, इसको भी त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ें। फिर ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। अब मैं वो परमाणु जो इस घन का हिस्सा नहीं है उसको हटा रहा हूँ, जो इस घन में भाग नहीं ले रखा। क्या ये परमाणु इसके घन, इस घन में भाग ले रखा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसने भाग नहीं लिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात क्या ये हिस्सा भाग लिया है, तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। क्या इसने हिस्सा लिया है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। क्या इसने हिस्सा लिया है, तो इसकी भी कोई भागीदारी नहीं। अब मैं पूछूं कि इस घन के निर्माण में कुल कितने परमाणु ने भाग ले रखा है, 8, है ना। देखिए ना, यहाँ देखूँ तो 2, यहाँ देखूँ तो 4, और यहाँ देखूँ तो 2 2 4 4 8, कुल 8 परमाणु भाग ले रखा है। कितने परमाणु, 8 परमाणु। अच्छा, दूसरा चीज़ समझिए, ये 8 परमाणु घन के किस बिंदु पर उपस्थित हैं, केंद्र पर के शीर्ष पर, देखो तो घन के शीर्ष पर, कहाँ पर मौजूद है, घन के शीर्ष पर, है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं, अगर मैं पहले घन बना लूं और इस परमाणु को मैं एक लैटिस बिंदु के द्वारा निरूपित करूं, तो पहला परमाणु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे है, सातवां यहाँ पे और आठवां यहाँ पे। इस व्यवस्था से जो इकाई कोष उत्पन्न हुआ, वही इकाई कोष क्या है, सामान्य घन। समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, है ना, वह इकाई कोष, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, वह इकाई कोष, ठीक है ना, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर, ठीक है ना, प्रत्येक शीर्ष पर परमाणु
अणु अथवा आयन उपस्थित है, अथवा आयन उपस्थित है, ठीक है ना, उसे आद्य घन कहते हैं, उसे आद्य घन या सामान्य घन कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम आद्य घन और सामान्य घन के परिभाषा को समझ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आद्य घन या सामान्य घन में लैटिस बिंदु क्या है, हाँ लैटिस बिंदु क्या है, हाँ वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट है क्या एग्जैक्टली? घन का शीर्ष है, देखो तो लैटिस बिंदु शीर्ष है। समझ में आना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो यहाँ पर लैटिस बिंदु क्या है, यानी सामान्य घन के लिए मुझे लैटिस बिंदु अगर डिसाइड करना है तो मैं लैटिस बिंदु क्या डिसाइड कर सकता हूँ? घन के शीर्ष। और घन के शीर्ष की संख्या कितनी? तो 8 शीर्ष, प्रत्येक पर एक परमाणु, यानी कितने परमाणु? 8 परमाणु। समझ में आया है? तो 8 परमाणु को अगर मैं जोड़ूं, जिसमें 4 परमाणु नीचे और 4 परमाणु ऊपर रखा जाए, तो सामान्य घन उत्पन्न होगा। यानी 4 कॉस्को का बॉल नीचे और 4 कॉस्को का बॉल उसके ठीक ऊपर। तो सामने से देखेंगे तो एक फलक, इधर पीछे से देखेंगे तो दूसरा फलक, ऊपर से देखेंगे तो तीसरा फलक, नीचे से देखेंगे चौथा फलक, साइड से 5वां फलक और इस साइड से, तो कुल 8 कॉस्को के बॉल का कॉम्बिनेशन घन है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और वो भी घन कैसा? सामान्य घन या आद्य घन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नोट कीजिए इसको। वह इकाई कोश जिसके प्रत्येक शीर्ष पर परमाणु अणु अथवा आयन उपस्थित है, उसे आद्य घन या सामान्य घन कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो देख, है ना, हम लोग घन इकाई कोश के प्रकार डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला क्या था? आद्य घन या सामान्य घन, है ना। तो आद्य घन या सामान्य घन का गुणधर्म समझना है ना। सामान्य घन के गुणधर्म, सामान्य घन के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो आप इसमें समझ रहे थे, है ना, सबसे पहला चीज़ जो समझना था इसमें, है ना, वो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर परमाणु मौजूद है ना। प्रत्येक शीर्ष पर क्या मौजूद है? परमाणु मौजूद है। अर्थात लैटिस बिंदु के रूप में हम लोग शीर्ष बिंदु देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? देखो, आपसे पूछेगा कि सामान्य घन का लैटिस बिंदु कौन सा है ना। तो लैटिस बिंदु क्या है? शीर्ष बिंदु। क्या है बेटा? शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। अच्छा, तो लैटिस बिंदु की संख्या फिर पूछता है यहाँ पर। लैटिस बिंदु की संख्या, लैटिस बिंदु की संख्या। तो लैटिस बिंदु की संख्या अगर कहें तो 8 शीर्ष बिंदु। कितने बिंदु? 8 शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ जो बहुत ही अहम है उसको समझना है। अहम कहने का मतलब महत्वपूर्ण, है ना, इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ को समझिएगा। ये हमारा घन है और हमने परमाणु को व्यवस्थित किया था कैसे? मानो ना कुछ ये व्यवस्था था ना, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, हाँ वैसे ही बनाएंगे। 1 मिनट, कुछ समझना है थोड़ा सा इसको भी। 4 और 4 हम जोड़ रहे थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 4 और ये 4 भी जोड़ रहे थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कुल 8 परमाणु भाग ले रखा था, ये सब भाग नहीं ले रखा है। तो समझिएगा यहाँ पर एक चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 8 परमाणु ने इसके निर्माण में भाग ले रखा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस परमाणु का पूरा भाग इस इकाई अर्थात इस घन के भीतर है कि कुछ भाग घन के भीतर है, कुछ भाग घन के बाहर है? कुछ भीतर है, कुछ बाहर है। हमको पता करना आखिर कितना भाग अंदर है और कितना भाग क्या है? बाहर है। तो अगर मैं शेड करूं, डार्क करूं, तो ये वाला हिस्सा हमको लग रहा है कि अंदर है, बाकी हिस्सा बाहर। इसको लग रहा है, ये लग रहा है कि ये अंदर है, बाकी बाहर है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा अंदर है, बाकी हिस्सा बाहर है। ये वाला अंदर है, बाकी हिस्सा क्या है? बाहर है। यहाँ से देखा जाए तो ये अंदर है, बाकी हिस्सा बाहर। यहाँ से ये अंदर है और इसका त्रिकोण ऐसा दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा अंदर है, बाकी बाहर होगा। यहाँ पर अंदर की ओर ऐसे दिख रहा है,
तो आखिर कितना भाग एक परमाणु का कितना हिस्सा अंदर है हमको ये पता करना है। एक परमाणु का कितना हिस्सा उस इकाई कोष के भीतर है और कितना हिस्सा इकाई कोष से बाहर है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, देखिए मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास एक घन है, ठीक है, ये हमारे पास एक घन है और इस घन को पहले मैं दो बराबर हिस्से में विभाजित कर दूं। एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा फिर यहां से अब क्या दिख पा रहा है, 4 हिस्सा ऊपर है 4 हिस्सा है, तो कुल कितने हिस्से, 8 हिस्से। अच्छा, उस 8 का ये वाला जो है वो एक शीर्ष कॉमन है क्या, एक कॉमन शीर्ष है, और इस कॉमन शीर्ष पर मैं एक परमाणु रखूं तो उसके कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग नीचे होंगे और 4 भाग ऊपर, तो कुल कितने भाग हो जाएंगे, 8 भाग। और अगर बराबर बंटवारा किया जाए तो 1 का 8 हिस्सा होगा, और अगर बराबर हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा 1/8, ये वाला हिस्सा 1/8, ये वाला हिस्सा 1/8, ये वाला हिस्सा 1/8, यानी 1/8 भाग नीचे है और 1/8 भाग, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर उपस्थित एक परमाणु, एक अणु या एक आयन का सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग अंदर, बाकी 7/8 भाग दूसरे इकाई कोष में, 7 अलग अलग इकाई कोष में है। यानी एक परमाणु का बंटवारा 8 इकाई कोष के द्वारा है। कितने इकाई कोष के द्वारा, आगे समझ में कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। तो मैं यहां पर बोलूं क्या है, अर्थात शीर्ष पर उपस्थित परमाणु का भाग, शीर्ष पर उपस्थित परमाणु का भाग, तो कितना भाग है बेटा, 1/8 भाग। तो क्या ये 1/8 भाग एक ही जगह होगा कि 8 जगह होगा, हाँ? ये देखो ना, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष पर है ना। 1/8 भाग पहला इस शीर्ष पर, 1/8 भाग दूसरे शीर्ष पर, 1/8 भाग तीसरे शीर्ष पर, 1/8 चौथे शीर्ष पर, 1/8 भाग आपके पीछे कमरे वाले शीर्ष पर, 1/8 नीचे वाले शीर्ष पर, 1/8 उधर और 1/8 इधर, 8 जगह। ये 8 शीर्ष है ना, प्रत्येक शीर्ष पर सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग है। तो इस इकाई कोष के भीतर कुल परमाणु की संख्या, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ क्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसको, रैंक ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल, मतलब इकाई कोष के भीतर कुल परमाणु की संख्या, इकाई कोष के भीतर कुल परमाणु संख्या, कुल परमाणु संख्या इज इक्वल टू होता है लैटिस पर परमाणु भाग, लैटिस पर परमाणु भाग गुना लैटिस बिंदु की संख्या, गुना लैटिस बिंदु की संख्या। तो देखिए बेटा, लैटिस पर परमाणु का भाग कितना, 1/8, और लैटिस की कुल संख्या कितनी, 8। तो 8 से 8 कट गया, अर्थात कुल कितने परमाणु हैं, इसका मतलब इसको आप ऐसे समझिए। अब इसका क्या तात्पर्य हो गया, इसका तात्पर्य ये हो गया, ठीक है ना, कि एक कॉस्को का बॉल लीजिए और उस कॉस्को के बॉल के अराउंड घन बना दीजिए। अराउंड मतलब समझे ना, मतलब ऐसा कीजिए ना कि एक डब्बा बनाइए, घन डब्बा, और उसमें कॉस्को बॉल को पैक करके अपने दोस्त को गिफ्ट कर दीजिए। गिफ्ट कैसा रैपर का होना चाहिए, घन के आकार का, लेकिन वो सटा होना चाहिए। अर्थात तो उस इकाई कोष के भीतर सिर्फ और सिर्फ कितने परमाणु हैं, एक परमाणु, अर्थात हर परमाणु एक घन हो सकता है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। ये आद्य घन की प्रकृति होती है। ये किसकी प्रकृति होती है, आद्य घन की प्रकृति होती है। और ये चीज़ याद रखना। तो पहला चीज़ क्या है, सामान्य घन या आद्य घन क्या है, तो वह इकाई कोष जिसके प्रत्येक शीर्ष पर परमाणु उपस्थित है, ठीक है ना। लैटिस बिंदु के रूप में क्या काम कर रहे हैं, तो घन के शीर्ष बिंदु लैटिस के रूप में काम कर रहे हैं। लैटिस बिंदु की संख्या कितनी है, तो चूंकि शीर्ष ही लैटिस बिंदु के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक घन के भीतर 8 शीर्ष है, इसलिए लैटिस बिंदु की संख्या 8 होगी। जबकि हम क्या देख पा रहे हैं, घन का प्रत्येक शीर्ष, घन का प्रत्येक शीर्ष 8 इकाई कोष का निर्माण कर सकता है। कितने इकाई कोष का, 8 इकाई कोष का निर्माण कर सकता है। अर्थात वह 8 इकाई कोष के साथ बराबर भाग
अर्थात बराबर साझेदारी में होगा, इसलिए उस बिंदु का 8 बराबर भाग होगा। और 8 बराबर भाग होगा तो एक परमाणु का कितना भाग इकाई कोष के भीतर होगा? 1/8 भाग भीतर होगा, जबकि 7/8 भाग दूसरे अलग अलग 7 इकाई कोष में होगा। इसलिए एक इकाई कोष की बात कर लेते हैं तो कुल 1/8 हिस्सा कितने जगह पर है? 8 जगह पर है। और उन सबको 1/8 भाग वहाँ से उठाया, 1/8 भाग यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, तो 4 भाग इधर से उठा, 4 भाग इधर से उठा, और सबको 8 को एक साथ जोड़ा तो बस एक ही गोला मिला ना हमको, और वही एक गोला परमाणु है, जिसको रैंक ऑफ क्रिस्टल बोल दी। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है? नोट कर लीजिए इसको पहले।